Greetings to everyone. I welcome you all on the YouTube channel Success with Mantra. Today we will discuss on a most important topic relating to the criminal procedure, which is reporting of offense and investigation. आपराधिक प्रक्रिया में अपराध होने के बाद जो पहला चरण होता है वो उस अपराध की रिपोर्ट करना होता है और या उस अपराध की इंफॉर्मेशन सूचना देना किसको, लीगल अथॉरिटीज को देना होता है। इसके बाद वो लीगल अथॉरिटीज क्या होती हैं, उस प्रोसीजर को आगे बढ़ाती हैं इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से या अन्वेषण के माध्यम से। इसके बाद इंक्वायरी, ट्रायल और फिर कन्विक्शन या एक्यूटल जैसा भी हो, और उसके बाद अपील। ये आगे के प्रोसेस होते हैं, आगे के स्टेप्स होते हैं। लेकिन केवल और केवल इस वीडियो लेक्चर में हम दो स्टेप्स की बात करेंगे, वो प्रारंभ के दो स्टेप्स कौन कौन से। पहला, इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी, उसके प्रोविजंस क्या है, उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स क्या कहता है, और दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन होगी उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती हैं और कौन क्या जो हमारा दंड प्रक्रिया संहिता है वो क्या प्रोविजंस करता है। अगर हम दंड प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जनरली जो चैप्टर 12 है, जो सेक्शन 154 से लेकर के 176 तक विस्तृत है, वह इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में प्रोविजंस करता है या प्रावधान करता है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ एडिशनल प्रोविजंस जो कि जैसे सेक्शन 190, सेक्शन 200 यानी 200 से लेकर के 204, ये कुछ एडिशनल प्रोविजंस हैं। या इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शन 2D, सेक्शन 2A, सेक्शन 2C, ये कुछ एडिशनल सेक्शंस हैं जिनको भी हमको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे या इस लेक्चर में इन प्रोविजंस की भी बात आएगी। हालांकि वो ब्रीफ में ही आएगी, लेकिन वो फिर भी उसको समझना आवश्यक है। अब अगली महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जब कोई अपराध घटित होता है तो उस अपराध की जो रिपोर्टिंग है तो वो रिपोर्टिंग किसको की जाए। तो जनरली जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको रिपोर्टिंग की जाएगी, यानी अगर दूसरे शब्दों में कहें या बहुत जो सार्थक शब्द है लॉ में इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, लीगल अथॉरिटीज को रिपोर्टिंग की जानी है। अब वो लीगल अथॉरिटीज में पुलिस भी आएगी और मजिस्ट्रेट भी आएगा। लेकिन जनरली ये रिपोर्टिंग का काम, रिपोर्ट किसको की जाएगी, पुलिस ऑफिसर को की जाएगी। लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस बताई गई है दंड प्रक्रिया संहिता में, जिसमें विक्टिम या उसके रिलेटिव्स जो हैं, जिसके नेक्स्ट फ्रेंड जो हैं, वो जाकर के रिपोर्टिंग मजिस्ट्रेट के वहां भी कर सकते हैं। लेकिन वो विशेष परिस्थितियों में ही हो सकता है, वो सामान्य परिस्थितियों में नहीं हो सकता है। जैसे विधायिका का काम है विधि निर्माण का, लेकिन जो जुडिशरी है और जो एग्जीक्यूटिव है वो भी लॉ मेकिंग करता है, विधि निर्माण करता है। वैसे ही एब्सोल्यूट फॉर्म में रिपोर्टिंग पुलिस को ना दे करके मजिस्ट्रेट के समक्ष भी रिपोर्टिंग की जा सकती है, और जिसके संदर्भ में प्रक्रिया का जिक्र सेक्शन 190 190 धारा 190 सीआरपीसी में किया गया है। तो आइए देखते हैं इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। जैसा आपने कहा, इंफॉर्मेशन, पहला पार्ट इंफॉर्मेशन का है और दूसरा पार्ट इन्वेस्टिगेशन का है। इन्वेस्टिगेशन को हम बाद में समझेंगे, पहले इंफॉर्मेशन कैसे होगा इसको समझते हैं। इंफॉर्मेशन किसको की जाएगी, लीगल अथॉरिटीज को की जाएगी। पहला पुलिस को की जाएगी और दूसरा वो मजिस्ट्रेट को विशेष परिस्थितियों में की जाएगी। अब जब पुलिस को की जाएगी तो इसको फर्दर डिवाइड हम कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी वह जो कॉग्निजेबल मामलों की बात कर रही है और दूसरी वह जो नॉन कॉग्निजेबल मामलों की बात कर रहे हैं। कॉग्निजेबल मामले क्या होते हैं, संज्ञेय मामले क्या होते हैं, ये एक ग्रीवियस प्रवृत्ति के मामले होते हैं, ये गंभीर प्रवृत्ति के मामले होते हैं, जिसमें पुलिस ऑफिसर को अमूमन बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार मिल जाता है। वहीं पर जो नॉन कॉग्निजेबल मामले होते हैं वो एक सामान्य प्रवृत्ति के मामले होते हैं, जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसकी जो डेफिनेशंस दी गई है वो सेक्शन 2 सीआरपीसी में दी गई है। सेक्शन 2L जो है वो बेसिकली बात करता है नॉन कॉग्निजेबल मामलों की, यानी नॉन कॉग्निजेबल केसेस क्या होंगे। और जब हम बात करेंगे सेक्शन 2C की, ठीक है, तो सेक्शन 2C बेसिकली
बात करता है कॉग्निजिबल मामले या संज्ञेय मामले क्या होंगे, संज्ञेय प्रवृत्ति के अपराध क्या होंगे। तो जब संज्ञेय मामलों में कोई संज्ञेय मामला हुआ है, कोई बहुत सीरियस टाइप का मामला हुआ है, तो उसमें एफआईआर की जाती है, और जो नॉन सीरियस मामला है यानी नॉन कॉग्निजिबल मामला है उसमें एनसीआर की जाती है। इसको नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट और इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट, और असंज्ञेय मामलों में रिपोर्ट। इसके संदर्भ में जो रिपोर्टिंग की प्रक्रिया है वो धारा 154 यानी 154 में, और नॉन कॉग्निजिबल मामलों में जो रिपोर्टिंग की प्रक्रिया है इसके संदर्भ में प्रोविजंस सेक्शन 155 में सीआरपीसी में किए गए। अब 154 में जब एफआईआर की जाएगी तो एफआईआर के बेसिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एफआईआर के बेसिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। एक केस था, उस केस के लिए बताया गया कि जब भी एफआईआर किया जाएगा तो ये 4 उद्देश्य जो है वहां पर देखे जाएंगे, उन 4 उद्देश्यों के आधार पर उसको चेक किया जाएगा। यानी एफआईआर करने का जो 4 उद्देश्य होता है उस 4 उद्देश्य की बात की गई है। केस का नाम था एच एंड रिसीवर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। केस का नाम था एच एंड रिसीवर वर्सेस स्टेट कब का केस था, 1955 का केस था। और इस केस में जैसे हमने बताया कि 4 उद्देश्यों की बात की गई कि एफआईआर जो की जाएगी उस एफआईआर के 4 उद्देश्य वहां पर फुलफिल होने चाहिए। पहले कि जैसे ही एफआईआर की गई है वैसे तुरंत प्रोसीड करना, स्पॉट पर विजिट करना, उस घटना स्थल पर पहुंचना तुरंत, जिसमें कहा गया। अगर डिले किया जाता है पहुंचने में तो वो एक प्रकार से जो ऑब्जेक्ट है एफआईआर का वो उसको समाप्त करता है, उस ऑब्जेक्ट को पूरा नहीं करता है। वहीं पर एनसीआर मामलों में तुरंत स्पॉट पे पहुंचना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो पहली बात जो एचएनबीसी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1955 के केस में बताया गया वो ये कहा गया कि तुरंत विजिट करना, स्पॉट पर जाकर के विजिट करना। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात बताई गई कि असरटेनमेंट्स ऑफ फैक्ट्स यानी आसपास जो एफआईआर के बेसिस पर और आसपास के लोगों से पूछताछ करना, यानी उससे पूछताछ करके क्या करना, तथ्यों का एकत्रीकरण करना। ठीक है, तथ्यों का एकत्रीकरण, और तथ्यों का जब एकत्रीकरण किया जाएगा तो वो फिल्ट्रेशन थ्योरी के आधार पर किया जाएगा। ये फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है कि जो तथ्य रिलेवेंट हैं, ठीक है, इसीलिए पुलिस की ट्रेनिंग में क्या किया जाता है, उनको आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस पढ़ाया जाता है। ठीक है, एसआई जब देखोगे एसआई का एग्जाम होता है उसमें जो लॉ का पोर्शन होता है उसमें ये बात की जाती है कि भाई ये लॉ का पोर्शन है, ये आपको पुलिस रेगुलेशन ये आप पढ़ना अनिवार्य होता है। ठीक है, उसके आधार पर आप तय कर पाओगे कि क्या रिलेवेंट फैक्ट है और क्या इररिलेवेंट फैक्ट है, जब आपको ये जानकारी होगी। तो पहला विजिट करना, दूसरा क्या करना कि तथ्यों का एकत्रीकरण करना, तथ्यों का एकत्रीकरण करना, जो रिलेवेंट फैक्ट है उन्हीं का एकत्रीकरण करना। तीसरा अरेस्ट करना और डिटेंशन करना, अगर आवश्यक है तो किसी पर्सन को क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, और चौथी जो अंतिम महत्वपूर्ण बात है वो ये कहा गया कि वो क्या कर सकता है, स्टेटमेंट्स की रिकॉर्डिंग्स कर सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट्स की रिकॉर्डिंग्स कर सकता है या कन्फेशंस रिकॉर्ड कर सकता है, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हैं उनसे भी और जो विटनेसेस हैं उनसे भी। तो ये 4 ऑब्जेक्ट बताए गए, अर्थात जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे तो एफआईआर के जो 4 उद्देश्य हैं एचएन रिसीवर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के केस में बताए गए हैं, ये हमारे इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में आएंगे। ठीक है, एनसीआर में जैसा आपने बताया सारी फॉर्मेलिटीज करने की आवश्यकता नहीं होती है। एनसीआर में क्या होता है, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और दर्ज करने के बाद वो उसको इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ करना होता है, तो वो पहले जाकर के मजिस्ट्रेट से परमिशन लेती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग कैसे होगी। अब दूसरा पार्ट, पुलिस को रिपोर्टिंग हो गई, कॉग्निजिबल मामला है तो एफआईआर की जाएगी और नॉन कॉग्निजिबल मामला है तो एनसीआर की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात जो एक केस के माध्यम से आई थी, उस केस का भी जिक्र करना यहाँ पे आवश्यक है, वो ये कि
अगर किसी का जुरिस्डिक्शन नहीं है, किसी पुलिस स्टेशन का, जनरली पुलिस ऑफिसर्स जो है वो मना करते हैं, एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करते हैं, एफआईआर लॉन्च करने से मना कर देते हैं, ठीक है। और जब मामला उनके टेरिटोरियल कहा जाए, अगर उनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में कोई मामला नहीं हुआ, ऑफेंस हुआ है, नहीं हुआ है, वो क्या वो उसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं? जो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं हुआ है, क्या उनकी भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं? तो जब से जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आया है, बेसिकली वो कॉग्निजेबल मामलों की बात करते हैं, ठीक है, कॉग्निजेबल मामलों की बात करते हैं। तो जब से जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर कॉग्निजेबल मामलों की दर्ज कराई जा सकती है, तब से पुलिस के लिए ये बाध्यकारी हो गया है कि वो टेरिटोरियल बेसिस पर एफआईआर रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकती, और वो ये नहीं कह सकती है कि ये मामला मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं कर सकती। एक केस था सतविंदर सिंह वर्सेस स्टेट 1999 का, 1999 का केस है, सतविंदर सिंह वर्सेस 1900 स्टेट ऑफ पंजाब। स्टेट ऑफ पंजाब भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सतविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में कहा क्या गया? ये कहा गया कि पुलिस के लिए बाध्यकारी है कि वो जुरिस्डिक्शन के आधार पर किसी भी प्रकार से रिपोर्ट, जो एफआईआर है या जो कॉग्निजेबल मामलों की रिपोर्ट है, वो दर्ज करने से मना नहीं कर सकती, उसको रजिस्टर्ड ही करना पड़ेगा। सतविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1999 का केस है, उसमें ये बताया गया था, ठीक है। अब बात आती है कि भाई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, इसके बाद मामला आता है मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना है, मजिस्ट्रेट को रिपोर्टिंग कैसे की जाए। तो जब मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करने की हम बात करते हैं, तो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट जो की जाएगी वो बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में की जाएगी। जनरली मजिस्ट्रेट का काम रिपोर्ट ग्रहण करना नहीं है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? पैसा उधार देना और पैसा जमा करना नहीं होता है, वैसे भी मजिस्ट्रेट का काम की रिपोर्टिंग करना वो नहीं होता, उसके अधीनस्थ लोग करते हैं, ठीक है, अधीनस्थ ऑफिसर्स करते हैं, ठीक। तो मजिस्ट्रेट को की जाएगी, कब की जाएगी? जब ये पुलिस ऑफिसर जिसका ये काम है कि रजिस्टर्ड करना एफआईआर, वो मना कर दे। भाई इतना बाध्यकारी, इतने सारे केस लॉज आ गए, इतने प्रोविजंस हो गए हैं, इसके बाद भी पुलिस मना कर देती है दर्ज करने से, ठीक है, क्योंकि उस समय भाई विक्टिम को तो चाहिए क्या? विक्टिम को चाहिए तो रिलीफ, रेमेडी, और रेमेडी देने के लिए जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो कहता है कि भाई जब आप, अगर कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज करने से मना करता है, तो जनरली उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? विक्टिम की, कि वो जाकर के उसकी जो हायर ऑफिसर्स हैं, और हायर ऑफिसर्स की जब विशेष बात हम करते हैं तो वहां पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी जो एसपी होता है जिले का, सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसके समक्ष अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। लेकिन एसपी भी क्या कर सकता है? क्योंकि डिपार्टमेंटल मामला है, तो डिपार्टमेंटल बायसनेस होने की संभावना रहती है, और डिपार्टमेंटल बायसनेस होने की संभावना में एसपी भी मना कर सकता है रिपोर्ट करने से, तो क्योंकि उसका डिस्कशनरी पावर है वहां पर जब आप पढ़ोगे एसपी के प्रोविजंस की बात हम करेंगे, तो वहां पर उसका विवेकाधिकार है, वो मना भी कर सकता है। अब जब वो मना कर देगा तो क्या विक्टिम को न्याय नहीं मिलेगा? जबकि सारा का सारा लॉ काम कर रहा है न्याय के लिए, कंप्लीट जस्टिस के लिए, पूर्ण न्याय के लिए। तो उस पूर्ण न्याय को ही ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सेक्शन 190 जो सीआरपीसी का है, उसमें ये प्रोविजन किया गया कि मजिस्ट्रेट को क्या किया जा सकता है? परिवाद की जा सकती है, कंप्लेंट की जा सकती है। अभी तक यहाँ इंफॉर्मेशन हो रही थी, और अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कंप्लेंट हो रहा है। ये समझने वाली बात है, क्योंकि इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन का टर्म प्रयोग किया जा सकता था, ठीक है, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन। तो पुलिस, एक और महत्वपूर्ण बात आ गई तो उसको चर्चा कर लेते हैं कि एफआईआर में या एनसीआर में केवल घटना का विवरण देना ही, मतलब सारा विवरण आ जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर कोई विक्टिम कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर जाता है एफआईआर में, तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो एफआईआर बेकार है या वो एफआईआर फैब्रिकेटेड है। महत्वपूर्ण बात, केवल एक केस था, उसमें ये कहा गया था कि एफआईआर या एनसीआर कराते समय केवल इतना ही बता देना पर्याप्त है कि घटना हुई है या अपराध हुआ है, कितने बजे हुआ है, किसने किया है, नहीं जान पाया कौन किया है,
ठीक है, ये पार्टिकुलर्स को देना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर वो बता देता है तो ये अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जो विक्टिम हो उसके साथ अपराध हुआ हो तो वो घबराया हुआ हो, सारी उस समय उसका माइंड ठीक से काम ना कर रहा हो, माइंड ठीक से काम ना कर रहा होगा तो उस स्थिति में सारी बातें नहीं बता पाएगा, कुछ बातें उसके दिमाग से निकल जाएंगी, वो नहीं बता पाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मजिस्ट्रेट के यहाँ की जाएगी कंप्लेंट और पुलिस के पास पहुंचाई जाएगी इंफॉर्मेशन। अंतर क्या? पुलिस ऑफिसर का काम है इंफॉर्मेशन लेना और उस पर काम करना, और मजिस्ट्रेट का काम क्या है कि जब पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं करना तो हमको क्या करना, उस पर इंफॉर्मेशन भी लेना है और एक्शन भी लेना है। इंफॉर्मेशन भी लेना है, रिसीव करना है और एक्शन भी लेना है। एक्शन किसके ऊपर लेना है? पुलिस के ऊपर लेना है, जिसका ये ड्यूटी, जिसका ये कर्तव्य है, उसको तलब किया जा सकता है न्यायालय में, भाई आपने ऐसी बात क्यों की, आपका ये काम था और आपने लॉ को ही नहीं माना। जैसे सतवंत सिंह के केस की हमने बात की कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के आधार पे आप मना नहीं कर सकते हो। तो मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट की जाएगी, और जो कंप्लेंट की आप डेफिनेशन पढ़ते हो सेक्शन 2D में, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा गया है? ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग एक्शन और रिपोर्टिंग ऑफ फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जाता है या उसके ऊपर आरोप लगाने की सूचना, यानी उसके अपराधी होने की सूचना या अभियुक्त मतलब उसने अपराध कारित किया है, ऐसी सूचना मजिस्ट्रेट को दी जाती है और मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की जाती है कि वो क्या करेगा, उस पर एक्शन लेगा, कोई कार्रवाई करेगा। ठीक है, अब वो ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, जैसा कि सेक्शन 2D में बताया गया कंप्लेंट की जो डेफिनेशन है। तो यहां पर सेक्शन 190 में मजिस्ट्रेट को क्या की जा सकती है, कंप्लेंट की जा सकती है। और कंप्लेंट कैसे की जाएगी कि भाई इन लोगों के पास मैं गया, ये फैक्ट उसमें मेंशन करना पड़ेगा, ये फैक्ट बताना पड़ेगा। कंप्लेंट का मतलब क्या होता है, शिकायत करना, ठीक है, और शिकायत में क्या होता है कि अगर किसी ने कुछ अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं परफॉर्म किया है, हम उसको तो बताते हैं, ये बताते हैं, साथ में इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो कंप्लेंट का जो टर्म यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो कंप्लेंट का मतलब दो बातें, इंफॉर्मेशन प्लस इंफॉर्मेशन प्लस एक्शन, टेकिंग एक्शन, कि हमको क्या करना है, कार्रवाई करना है। ठीक है, और कार्रवाई क्यों करना है, क्योंकि जिनका ये दायित्व था वो कार्रवाई नहीं किए हैं। ठीक है, तो अब जब कंप्लेंट की जाएगी 2D में इसकी डेफिनेशन दी गई, 190 में कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस की बात हो गई। अब मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेने की जो पावर है मजिस्ट्रेट को, वो कौन कौन से मजिस्ट्रेट को है? जब वो सेक्शन 190 पढ़ेंगे तो उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को है, अगर उसको स्पेशली इंपावर किया गया है सीजेएम के द्वारा या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। और तीसरा, सेशन कोर्ट नहीं कर सकता। सेशन जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसको कंप्लेंट जो है ग्रहण करने की या कॉग्निजेंस लेने की पावर नहीं की गई है। कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं 191, 193 से लेकर के 190 सेक्शन 191 से लेकर के 193, जहां पर ये बताया गया है कि जो वो सेशन कोर्ट है वो भी कॉग्निजेंस ले सकता है, वो भी कार्रवाई कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है। ठीक, अब मजिस्ट्रेट जब कंप्लेंट ग्रहण करेगा या कॉग्निजेंस लेगा, तो कॉग्निजेंस कैसे लेगा? वो 3 तरीकों से कॉग्निजेंस लेता है, जिसकी बात सेक्शन 190 में की गई है। पहला, कंप्लेंट, जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जब पुलिस ऑफिसर या एसपी ने उसकी शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया, उसकी जो है इंफॉर्मेशन रिसीव करने से मना कर दिया, तो उस स्थिति में क्या होगा, मजिस्ट्रेट कंप्लेंट पर वो रिपोर्ट दर्ज कर देगा। ठीक, पुलिस रिपोर्ट में भी हो सकता है। अब पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या है? पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या है? और जो कंप्लेंट होती है ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों मामलों के लिए होती है। तो एनसीआर की पुलिस ने और एनसीआर की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड की और मजिस्ट्रेट से कहा कि भाई हमको इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है, इस पर आप मुझे परमिशन दे दीजिए। तो उसमें परमिशन दे सकता है, तो वो पुलिस की रिपोर्ट यहाँ पर आ गई। कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है कि भाई इंफॉर्मेशन रिसीव करना और उस पर एक्शन लेना। ठीक, दूसरा इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन उसको स्वयं को मिल सकती है
अपने आप से उसको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या किसी व्यक्ति ने उसको इन्फॉर्म किया हो। वो व्यक्ति कौन हो, जिसका कंप्लेनेंट ना हो, परिवादी ना हो, लेकिन वो किसी अन्य सोर्स से अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो भी कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ले सकता है। तो ये 3 मामले हैं जिसमें कंप्लेंट जब लेगा, इसकी महत्वपूर्ण बात। अब इसके संदर्भ में हमको है, वैसे तो बहुत सारी बातें, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है कि कंप्लेंट के बाद की जो प्रक्रिया होगी उसको पहले हम समझ लेते हैं। उसके बाद जो पुलिस की प्रक्रिया होगी, पुलिस के द्वारा जब एफआईआर या एनसीआर दर्ज की जाएगी, उसके बाद की जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर होगी उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक, एक बात और, जो 190 में क्या कर दिया गया, कंप्लेंट की और कॉग्निजेंस ले लिया मजिस्ट्रेट ने। अब मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया तो इसका मतलब क्या है कि उसके आधार पर वो श्योरली कंफर्म नहीं है कि वो कार्रवाई कर ही देगा। क्यों? क्योंकि कंप्लेंट तो कोई भी झूठी बनाकर दे सकता है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और एसपी ने भी नहीं सुना। अब आप कंप्लेंट दर्ज कर लीजिए और आप कार्रवाई कर लीजिए। अगर मजिस्ट्रेट बिना जाने समझे उसके आधार पर ही एक्शन ले लेता है तो ये तो एक प्रकार से क्या होगा, ये तो एक प्रकार से उसकी जो मेजोरिटी है उसको उस पर ही प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। क्योंकि अगर पुलिस ऑफिसर ने, हो सकता है वो मामला सही हो और पुलिस ऑफिसर ने मना किया हो, तो पुलिस ऑफिसर हो सकता है उन परिस्थितियों में भी मना करे कि जिन परिस्थितियों में केस ही ना बनता हो। ऐसा भी हो सकता है पुलिस ऑफिसर ने मना किया हो कि केस ना बन रहा हो, इसलिए मना किया हो, और एसपी ने भी इसी आधार पर मना किया होगा। अगर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख सकते हैं कि भाई रजिस्टर्ड नहीं करना चाहती है, अपनी ड्यूटी से बचना चाहती है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसलिए मना किया होगा कि भाई वहां पे मामला ही नहीं बनता। तो मजिस्ट्रेट जब तक क्या करेगा, कंप्लेंट का एग्जामिनेशन नहीं करने का सेक्शन 200 कंप्लेंट की गई 190 में, और जब तक वो एग्जामिनेशन नहीं कर लेगा कंप्लेंट का, तब तक वो क्या करेगा, तब तक वो प्रोसीजर को आगे नहीं बढ़ाएगा, तब तक वो किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेगा। ठीक है। अब एग्जामिनेशन में वो करेगा क्या, सेक्शन 200 में एग्जामिनेशन में करेगा क्या, और कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें कंप्लेंट की गई है उसका एग्जामिनेशन करने की आवश्यकता नहीं है। कौन सी परिस्थितियां हैं, पहले उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर किसी पुलिस ने कोई कंप्लेंट की है, पुलिस ऑफिसर ने कोई कंप्लेंट की है, किसी मजिस्ट्रेट या कोर्ट ने कोई कंप्लेंट की है, किसी कोर्ट ने उसको कोई कंप्लेंट रेफर की है, ठीक है, और उसमें पहले ही एग्जामिनेशन हो चुका है। ये 4 परिस्थितियां होती हैं, उन 4 परिस्थितियों में एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट करना आवश्यक नहीं होता है मजिस्ट्रेट। बाकी रेस्ट ऑफ द मामलों में, रेस्ट ऑफ द केसेस में उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला रिक्वायरमेंट उसके लिए है, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है कि वो क्या करेगा, एग्जामिनेशन करेगा पार्टीज का। ठीक है, एग्जामिनेशन करेगा कंप्लेंट का, परीक्षण करेगा। अब परीक्षण 4 परिस्थितियां पता हो गई कौन कौन सी। पुलिस ऑफिसर ने कोई कंप्लेंट की है, उसके पास पुलिस ऑफिसर ने कोई रिपोर्ट की है, ठीक है, क्योंकि पुलिस ने जब रिपोर्ट की होगी तो खुद ही छानबीन कर ली होगी, एग्जामिन कर लिया होगा सही बात है या झूठी बात है, क्योंकि उसके पास इन्वेस्टिगेशन की पावर भी है। किसी मजिस्ट्रेट या कोर्ट ने कोई कंप्लेंट की है उसके पास, ठीक है, अब वो किया होगा, मजिस्ट्रेट की ऑथेंटिसिटी होती है उसकी, भाई सामान्य व्यक्ति से ज्यादा की, ठीक है, उसकी वो विश्वसनीयता होती है, रिलायबिलिटी होती है। तीसरी कंडीशन क्या, कि जब किसी मजिस्ट्रेट या कोर्ट ने उस मामले को रिफर किया इंक्वायरी या ट्रायल के लिए, तो उसमें भी इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथी महत्वपूर्ण बात, कि जब उसका पहले ही एग्जामिनेशन हो लिया है तो बाद में एग्जामिनेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट में करेगा क्या, तो जनरली जब हम एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट की बात करें तो एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट में वो 3-4 बातों को देखता है। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट में वो 3-4 बातों को देखता है। पहली बात क्या, कि वो सेटिस्फाई करेगा अपने आप को कि ये जो कंप्लेंट की गई है ये कंप्लेंट सही है अथवा गलत। क्या वो कंप्लेंट सही है अथवा गलत, पहले तो इस बात का एग्जामिन करेगा। ठीक है, पहले तो इसी बात को एग्जामिन करेगा कि कंप्लेंट जो की गई है क्या वो कंप्लेंट सही है या अथवा गलत। ठीक, तो 3-4 बातें उसको ठीक से वहां पे करनी होती हैं। पहली बात,
कि जो कंप्लेंट की गई है उस कंप्लेंट सही है या गलत, उसको कैसे वो चेक करेगा, कैसे जांचेगा, या जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया, जिसके विरुद्ध आरोप लगाया गया है, क्या सही में उसी ने अपराध किया है। ठीक है, क्या पुलिस ने रजिस्टर्ड करने से मना किया था केस, ये भी बात हो सकती है। तो इन सब के लिए वो क्या करेगा, क्या इसके अलावा इन सब के लिए करेगा क्या, वो जो कंप्लेनेंट है, जो परिवादी है, उसको बुलाएगा, उससे पूछेगा कि भाई जो बातें आपने कंप्लेंट में लिख के दी हैं, क्या वो सारी बातें सही हैं, आप इसके लिए ओथ कर सकते हैं, शपथ दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट को 200 में ये तक पावर है कि वो ओथ पर अफर्मेशन करा सकता है, शपथ ले सकता है, शपथ करा सकता है जो कंप्लेनेंट है। ठीक है, इसके अलावा वो प्रोसिक्यूशन जो होगा, अभियोजन पक्ष जो होगा, उससे ये भी पूछ सकता है कि भाई आप, मगर मैं ये कंप्लेंट एडमिट कर लूं तो आपके पास क्या एविडेंसेस हैं कि जिसके आधार पर आरोपी या आरोप सिद्ध कर पाओगे, आपके पास एविडेंसेस क्या है वो भी हमको बता। तो पहला कि क्या जो कंप्लेंट की गई है उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, और वो किससे पता चलेगी, जब हम उससे ओथ करवा लेंगे, क्योंकि अभी तक उसने ओथ नहीं की है। क्योंकि कंप्लेंट तो डाक से भी भेजी जा सकती है, जैसा प्रोसीजर में बात की गई, 190 में बात की गई, और हो सकता है वो सामने आना नहीं ना पड़े मजिस्ट्रेट के सामने, और वो डाक से भेज दे, और जब आंख से आंख या फिजिकली नहीं मिलता है तो उस स्थिति में झूठा सच और झूठ कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो पहली बात वो चेक करेगा, और चेक करेगा क्या करेगा, बुला करके पूछेगा कि भाई आपने जो बात कंप्लेंट में लिख के दी है क्या वो सही है। और दूसरा, उस सत्यता की परख के लिए वो क्या कर सकता है, ओथ पे उसका स्टेटमेंट ले सकता है। ठीक है, शपथ पर ले सकता है। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन से पूछ सकता है कि भाई आपके पास अगर ये एविडेंसेस, मान लो ये कंप्लेंट हम एडमिट कर लेते हैं, तो क्या आपके पास कोई एविडेंसेस हैं, पुख्ता सबूत हैं जिनके आधार पर इस मामले को आगे ले जाया जाए, आगे ले जाने का मतलब इंक्वायरी और ट्रायल किया जा सके, क्या आपके पास कुछ ऐसा मामला है। तो इन सारी बातों से वो अपने आप को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और एग्जामिनेशन में वो इन्हीं सब बातों को सेटिस्फाई करेगा। अब क्या आता है, पहली चीज ये करने से पहले हो सकता है वो जैसे ही वो मामला उसके पास आए और वो देखे कि ये तो मामला मेरे जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता है, क्योंकि जब हमने इनिशियल पढ़ा है कि जुरिस्डिक्शन क्या होता है, किसको कितनी सजा देने की पावर होती है। ठीक है, मजिस्ट्रेट की हमने पढ़ा है सेक्शन 28 में, मजिस्ट्रेट का सेक्शन 28 में है, सेशन कोड का 28 में है, याद है किसी को? आगे का पढ़ते जाओ, पीछे का किसको पावर है, सेक्शन 28। सेक्शन 28 और सेक्शन 29 दो सेक्शन हमारी जुरिस्डिक्शन की बात करती हैं, तो क्षेत्राधिकार की बात करती हैं। चलो खैर उसको देख लेना, बताएंगे नहीं। ठीक, तो सेक्शन वो देखेगा कि क्या वो जो कंप्लेंट की गई है वो मेरे जुरिस्डिक्शन में आ रही है, और अगर जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रही है तो वो क्या करेगा, वो कंप्लेनेंट से कहेगा कि भाई इसको जो जुरिस्डिक्शन वाला न्यायालय है उसमें जाकर के आप उसको एडमिट करिए इस केस को। ठीक है, या वो उस पर प्रश्नांकन करके कह सकता है भाई इस कोर्ट में जाकर के इस कोर्ट में आप करिए। तो ये वाली बात तो हमारी सेक्शन 201 में कर दी गई। और सेक्शन 200 में जैसा आपने बताया एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी, जब ये इससे सेटिस्फाई वो हो जाएगा कि हमारे जुरिस्डिक्शन में मामला आ रहा है, तब वो सेक्शन 200 में उस वाली प्रोसीजर को आगे बढ़ाएगा, वो कंप्लेनेंट को बुलाएगा और उसकी ओथ पर उससे स्टेटमेंट ले सकता है कि भाई जो कंप्लेंट आपने की है वो सही है या गलत है। ठीक, इसके बाद वो प्रोसिक्यूशन से ये भी पूछ सकता है कि भाई आपके पास एविडेंसेस क्या है, एविडेंसेस की लिस्ट आप हमको दीजिए। वो कहेगा कि अभी तो हमने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कराई, तो हमारे पास एविडेंस कहां से आए, तो बिल्कुल जायज बात, कोई इसमें कोई मजिस्ट्रेट किसी भी प्रकार का कुछ नहीं कहेगा। लेकिन बस केस स्टार्ट करने के लिए उसको ये अफर्म करना होता है, ये सेटिस्फाई अपने आप को करना होता है कि हाँ ये मामला इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करने लायक है, ये आगे इसको बढ़ाने लायक है या फॉरवर्ड करने लायक है। ठीक, तो अब एग्जामिनेशन किया, 201 में एग्जामिनेशन अगर उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं है तो रिजेक्ट कर देगा, लौटा देगा। रिजेक्ट करने का मतलब लौटा देगा, और लौटाने के बाद उस पर प्रश्नांकन भी कर सकता है कि भाई जाओ उस कोर्ट में चले जाओ, फलाना कोर्ट में अपना देख लो उसको जुरिस्डिक्शन है इस मामले को। ठीक है, एग्जामिनेशन किया, एग्जामिनेशन करने के बाद उसको लगा, क्या लगा कि मामला जो है, जो
क्योंकि उसको डिस्कशन होता है कि जो बातें कंप्लेनेंट ने कही हैं वो कंप्लेनेंट की बातें किसी भी प्रकार से मैच नहीं कर रही हैं, उसमें किसी भी प्रकार का ये डाउट एग्जिस्ट हो जाता है उसके माइंड में कि ये झूठा मामला है, ठीक। या जिस एविडेंसेस की बात उसने की वो एविडेंसेस जो है इतने एविडेंसेस भी नहीं है कि उस मामले को थोड़ा सा भी आगे बढ़ाया जा सके। तो वो क्या करेगा, फिर सेक्शन 202 की पावर का प्रयोग करेगा। सेक्शन 202 में वो क्या करेगा, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस, ठीक है। वो इश्यू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन करेगा और क्या करेगा, 156(3) सेक्शन 156(3) की बात करेंगे, वहां पर वो पुलिस को आदेश देगा या प्रोसिक्यूशन को आदेश देगा कि भाई इस मामले में आप पता करके हमको बताओ इसमें मामला है क्या, ठीक है। और तब तक के लिए पोस्टपोन किया जाता है। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, एकदम खत्म नहीं हो रहा मामला नहीं खत्म हो रहा है, स्थगित हो रहा है। वो तब तक के लिए प्रक्रिया को स्थगित कर देगा कि जब तक कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके उसको कोई रिपोर्ट नहीं दे देती है या कोई मामला उसको उसके सारे जो फैक्ट्स हैं वो उसके संज्ञान में नहीं आ जाते। इसीलिए सेक्शन 202 की प्रोसीडिंग्स में वो आगे जाएगा। 202 की प्रोसीडिंग्स क्या कहते हैं, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। वो उस प्रोसेस को ही, इश्यू ऑफ प्रोसेस को ही पोस्टपोन कर देगा, ठीक। दूसरा, उसको लगता है कि बिल्कुल भी ये मामला सही नहीं है, इस मामले में दम ही नहीं है, इस मामले में कुछ करने लायक ही नहीं है, तो उस स्थिति में वो क्या करेगा, सेक्शन 203 में डिसमिसल कर देगा उस कंप्लेंट को। समझ में आ गया, कंप्लेंट का डिसमिसल कर देगा। और इस कंप्लेंट के डिसमिसल में जो ऑडी एल्ट्रम पार्टनर है, वो नियम हमने बताया था क्या, राइट टू बी हर्ड, सुने जाने का अधिकार, जो नेचुरल जस्टिस का सेकंड प्रिंसिपल है ऑडी एल्ट्रम पार्टन, वो प्रिंसिपल भी यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक। और एक महत्वपूर्ण बात और यहां पर समझने लायक है, आउटर वॉइस एक्विट, या यूं कहें कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ डबल जेओपार्डी है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। कैसे कि मजिस्ट्रेट ने एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद उसको लगा कि भाई इसमें मामला थोड़ा सा भी दम है, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मामला है, लेकिन अभी हमारे पास इतना फैक्ट नहीं है कि हम कुछ आगे कर सके, तो इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट कर देगा। जब उसको लगा कि हाँ मामले में बिल्कुल भी दम नहीं है, वो 203 के तहत उसको क्या कर देगा, डिसमिस कर देगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब उसको लगेगा कि हाँ मामले में पूरा दम है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो 204 में इश्यू ऑफ प्रोसेस कर देगा। तो 202, 203 और 204 कंसिक्वेंसेस है किसके, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, या कह लें 201 से लेकर के 204 तक की जो प्रोसीजर है या जो प्रोविजंस हैं, वो क्या है, कंसिक्वेंसेस है, परिणाम है एग्जामिनेशन के। एग्जामिनेशन किया, पता चला कि वो जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा, 201 में दूसरे को रेफर करो। एग्जामिनेशन किया, पता चला कि सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करेगा, पोस्टपोन कर दो प्रोसेस को और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके लाओ, इन्वेस्टिगेशन करके लाओ। दूसरा, तीसरा कि अगर कुछ भी नहीं बन रहा है तो डिसमिस कर दो, और डिसमिस कर दोगे तो फिर वो ऑडी एल्ट्रम पार्टन भी लागू नहीं होगा, अभी इसकी बात करेंगे थोड़ा सा। और इश्यू ऑफ प्रोसेस भी कर सकता है, आगे की मामला आगे बढ़ाएगा तो इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलेगा, इन्वेस्टिगेशन करके लाओ और इंक्वायरी वगैरह का स्टेज पे आगे बढ़ाएगा। अब इसमें हम बात करते हैं डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट जब होता है तो क्या कोई दूसरी कंप्लेंट भी की जा सकती है? एक बात तो हो सकता है वो कंप्लेंट को डिसमिस कर दे, क्या दूसरी कंप्लेंट करने का अधिकार है? महत्वपूर्ण बात है। तो इसके संदर्भ में जैसा हमने पहले ही बताया, आउटर वॉइस एक्विट का कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई नहीं होता। जो सेक्शन 300 है सीआरपीसी का, जो कहता है कि भाई एक ही मामले को दो बार नहीं ले जाया जाएगा कोर्ट के सामने, या दो बार पनिश नहीं किया जाएगा किसी व्यक्ति को, ठीक है, या दो बार उसके खिलाफ मामला नहीं चलाया जाएगा, तो उस वाले नियम को यहां पर अप्लाई नहीं किया गया 203 में। तो क्या है, सेकेंड कंप्लेंट की जा सकती है, ठीक है, सेकेंड कंप्लेंट की जा सकती है, लेकिन उस सेकेंड कंप्लेंट में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ गई हो जो पहले वाले कंप्लेंट करने के समय नहीं थी, या जो गलती या जो मिस्टेक, जिस मिस्टेक के आधार पर, जिस गलती के आधार पर कंप्लेंट रिजेक्ट कर दी थी मजिस्ट्रेट ने, उस गलती को सुधार दिया गया हो।
इसका मतलब क्या है कि सेकंड कंप्लेंट डिसमिसल होने के बाद 203 में डिसमिसल होने के बाद सेकंड कंप्लेंट तो हो सकती है, लेकिन उस सेकंड कंप्लेंट के होने के लिए उसमें कुछ ना कुछ संशोधन या अपडेशन होना जरूरी है। ठीक है, उस अपडेशन हो जाएगा तो उसकी सेकंड कंप्लेंट भी की जा सकती है। तो समझ में आ गया ये 200 से 00 से लेकर 204 तक की प्रोसीजर। इसको डिटेल में हम कभी और समझ लेंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, या क्लास हो जाएगी। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब बात हम करते हैं कि तो मजिस्ट्रेट की आवाज होगी, और मजिस्ट्रेट भी क्या करेगा, जब कंप्लेंट ग्रहण कर लेगा तो 156(3) में इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलेगा कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन करिए। 156(3) बहुत सुना होगा, बहुत कॉमन है, 156(3) में हो गया। तो वो जो बोलेगा वो 156(3) के लिए बोलेगा। ठीक है, एक केस था, यहां पर उसका जिक्र कर देते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट कि जब वो पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू करेगा या डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट करेगा। ठीक है, पहले तो डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट को लेकर के एक केस है, उसको देख लेते हैं। केस है चंद्रदेव सिंह वर्सेस प्रकाश चंद्र बोस का। चंद्रदेव सिंह वर्सेस प्रकाश चंद्र बोस का 1963 का केस है। चंद्रदेव सिंह वर्सेस प्रकाश चंद्र बोस का 1963 का केस है। इसमें यही कहा गया था कि जब डिसमिसल किया जाएगा कंप्लेंट का, तो जो डिसमिसल किया जाएगा तो वो जो डिसमिसल होगा वो डिसमिसल इसी आधार पर किया जाएगा जब उसमें मजिस्ट्रेट को ये मिलेगा, पाएगा मजिस्ट्रेट की उसमें कोई मामला ही नहीं बनता। ठीक है, या कोई और जब डिसमिसल करेगा तो एक मैंडेटरी बात भी चंद्रदेव सिंह के केस में कहा गया कि जब भी कोई डिसमिसल करेगा मजिस्ट्रेट तो उसके लिए ये मैंडेटरी है क्या, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, कारण बताएगा क्यों डिसमिस कर रहा है, और उस कारण जो बताएगा उसी कारण की इंप्रूवमेंट करके, उसी कारण को सुधार करके वो सेकंड अपील भी, सेकंड कंप्लेंट ग्रहण कर सकता है। तो इट इज मैंडेटरी फॉर द मजिस्ट्रेट टू रिकॉर्ड रीजंस फॉर सच डिसमिसल। ठीक है, रीजंस जरूर रिकॉर्ड करेगा। और ये इस वाले केस में जो अभी हमने केस की बात की, कौन सा केस था, चंद्रदेव सिंह वर्सेस प्रकाश चंद्र बोस, 1963 का केस था। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज मैंडेटरी फॉर द मजिस्ट्रेट टू रिकॉर्ड द रीजंस। ठीक है, रीजंस जरूर रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, ये कुछ एडिशनल पॉइंट है, कुछ एडिशनल बातें हैं। और जैसा आपने बताया कि आउटर फॉइस लिक्विड का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, चलो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अब आगे महत्वपूर्ण बात क्या कि मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट की गई तो प्रक्रिया ये हो गई, और यहां से प्रक्रिया इश्यू ऑफ प्रोसेस से प्रक्रिया घूम करके फिर कहां पे आ जाएगी, इन्वेस्टिगेशन से, क्योंकि मजिस्ट्रेट तो स्वयं इन्वेस्टिगेशन करेगा नहीं। इन्वेस्टिगेशन तो वो किसी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज के तहत ही कराएगा, थ्रू ही कराएगा, और वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जनरली कौन है, पुलिस। मामला यहां से शुरू हुआ था, मजिस्ट्रेट तक पहुंचा, और मजिस्ट्रेट से घूम करके फिर यहां पर इन्वेस्टिगेशन में आ गया। ठीक है, अब जो बात है कि पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ऑफिसर को पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहां पे मिली हुई है, तो 156 किस मामलों की, कॉग्निजेबल मामलों। कॉग्निजेबल मामलों में पुलिस ऑफिसर को जो पावर मिली है इन्वेस्टिगेशन की वो सेक्शन 156 के तहत मिली हुई है। वहीं पर नॉन कॉग्निजेबल मामलों में जो पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिली है पुलिस ऑफिसर को वो कहां पर मिली है, वो सेक्शन 155 है। ठीक है, तो अब रिपोर्टिंग हो गई 154 में कॉग्निजेबल मामलों की, 155 में, सेक्शन 155 में रिपोर्टिंग हो गई नॉन कॉग्निजेबल मामलों की, 155 में पावर्स भी मिल गई इन्वेस्टिगेशन की पुलिस ऑफिसर को सेक्शन नॉन कॉग्निजेबल मामलों में, और 156 में पावर मिल गई कॉग्निजेबल। तो अब जो प्रोसीजर हमारा स्टार्ट होगा 157 से आगे। ठीक है, डिटेल वे में डायरेक्ट है, आप लोग पढ़ सकते हैं। 157 से आगे और 176 तक के प्रोविजंस क्या है इसको हम समझेंगे। तो अगर हम इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट पे बात करें तो प्रोसीजर जो है, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है जो इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो सेक्शन 157, 158 और 159 में बताया। ठीक, क्या बताया गया 157, 158 और 59 की? तो जब आप उसकी हेडिंग्स पढ़ोगे, 157 का में देखो क्या हेडिंग लिखी है। जब देखोगे 157 में, 158 में और 59 में, तो वो क्या है, वो
प्रोसीजर है, काहे का प्रोसीजर है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है। 157 की हेडिंग बताओ क्या है? प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो इट मींस दैट प्रोसीजर विल स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन 157 ऑफ द सीआरपीसी। प्रोसीजर 157 सीआरपीसी से स्टार्ट होगा, ठीक। अब 157 से ही ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो रहा है। तो 157 की जब ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा तो इसमें जाहिर सी बात है कुछ बातें महत्वपूर्ण हो जाएंगी हमारे लिए समझने के लिए 157 की। अब 157 में कौन कौन सी बातें हमारे लिए समझना आवश्यक है उस पर हम चर्चा यहाँ पर करेंगे, ठीक है। क्या पहली चीज वो घटना स्थल पर जाएगा। अगर नॉन कॉग्निजिबल मामला है तो वो घटना स्थल पर विजिट करेगा और घटना स्थल पर विजिट करने के बाद वो लोगों से पूछताछ करेगा पुलिस ऑफिसर। ये क्या है? ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है जो इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर रही है। रिपोर्ट हुई पुलिस ऑफिसर के पास, रिपोर्ट होने के बाद वो तत्काल कॉग्निजिबल मामला है तो कहां पहुंचा? घटना स्थल पर पहुंचा, घटना स्थल की वो की जानकारी ली और लोगों से स्टेटमेंट लिए, जो भी है अपना फैक्ट्स कलेक्ट किए और वो कलेक्ट करके आ गए, ठीक है। तो जनरली 157 की लैंग्वेज क्या है? एक केस था पाला सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। पाला सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1972 का केस था, इंपॉर्टेंट केस है, उसको कि अगर जो प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, जो प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन की बात 157 में की गई है, 157 में अगर वो घटना स्थल पर नहीं जाता है कॉग्निजिबल मामलों में, ये बिग ब्लंडर की कैटेगरी में आएगा। ये इन्वेस्टिगेशन को भी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में बिग ब्लंडर की कैटेगरी में आएगा। हालांकि इसके आधार पर किसी भी प्रकार की वो उस पर इन्वेस्टिगेशन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बिग ब्लंडर, बहुत बड़ी मिस्टेक के रूप में माना जाएगा। पाला सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में कहा गया। अब वो घटना स्थल पर गया, घटना स्थल पर उसने रिकॉर्डिंग करी और 50 से जो नॉन कॉग्निजिबल मामला होगा तो मजिस्ट्रेट से जब तक परमिशन नहीं लेगा तब तक नहीं करेगा, ठीक है। मजिस्ट्रेट से परमिशन, फिर 157 में क्या करेगा? मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा नॉन कॉग्निजिबल मामलों में, और वन कॉग्निजिबल मामलों में स्वयं घटना स्थल पर पहुंचेगा और अपना जानकारी एकत्रित करेगा, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स करेगा। अब 158 में क्या करेगा? सेक्शन 158 क्या करेगा? 158 में रिपोर्ट करेगा। किसको रिपोर्ट करेगा? मजिस्ट्रेट को नहीं करेगा। 158 में वो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं, यहाँ 4 प्रकार की रिपोर्ट्स आएंगी, अलग से हमने बना रखा है। 158 में सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर हायर पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन देंगे। क्या इंफॉर्मेशन देंगे? कि भाई ये रिपोर्ट हुई थी और हमने घटना स्थल पर जाकर के ये देखें, ये बातें चीजें हमने कलेक्ट की, ये इंफॉर्मेशन देगा। रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस एंड विजिटिंग टू द प्लेस वेयर द ऑफेंस हैज अकर्ड, जहां पर घटना हुई है, अपराध हुआ है, वहां पर गया, उसकी जानकारी वो देगा, ठीक। इसके अलावा अगर नॉन कॉग्निजिबल मामला होगा तो ये रिपोर्ट किया गया था और इसकी रिपोर्टिंग हमने मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करके वहां से परमिशन ले ली इन्वेस्टिगेशन की, ये रिपोर्ट भी दे सकता है 158 में। समझ में आ रहा है? तो 157 प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है। 158 में रिपोर्ट्स भेजी जाएगी किसको? पुलिस ऑफिसर को। कौन से पुलिस ऑफिसर को? हायर पुलिस ऑफिसर को। हायर पुलिस ऑफिसर की जब हम बात करते हैं तो कौन आएगा उसमें? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस आएगा, पुलिस स्टेशन आएगा। अरे रिपोर्टिंग तो किसको की जाएगी? रिपोर्टिंग ही ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को की जाएगी। तो ऑफिसर इन चार्ज से ऊपर वाले जो पुलिस ऑफिसर है, डेप्यूटी एसपी हो सकता है उसमें, सर्किल ऑफिसर जिसको सीओ बोलते हैं, या एसपी हो सकता है, उनको रिपोर्ट करने की बात 158 में कही गई, ठीक। इसके बाद सेक्शन 159 की बात करेंगे तो पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात आती है, जब रिपोर्ट दी गई हायर पुलिस ऑफिसर की, तो हायर पुलिस ऑफिसर स्टेट के नुमाइंदे होते हैं, राज्य के नुमाइंदे होते हैं, राज्य के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो राज्य के आधार पर वो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब 159 में जैसे रिपोर्ट, 158 में जैसे रिपोर्ट दी गई हायर पुलिस ऑफिसर को, तो हायर पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं कि भाई इस मामले में अब इन्वेस्टिगेशन ना करना, इन्वेस्टिगेशन रोक दो, करने की कोई जरूरत नहीं, राज्य के निर्देश पर या कैसे भी कर सकते हैं। तब 159 मजिस्ट्रेट को पावर देती है, क्या देती है कि वह आइदर हिमसेल्फ, पहली बार यहां पे बात आई कि मजिस्ट्रेट स्वयं भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है 159 की जब लैंग्वेज पढ़ोगे, आइदर हिमसेल्फ, और वो क्या कर सकता है? किसी और पर्सन को डिप्यूट
भी कर सकता है कि भाई जाओ आप इन्वेस्टिगेशन करो, पुलिस ने तो मना कर दिया है इन्वेस्टिगेशन करने से। तो 159 की एप्लीकेबिलिटी वहां पर आएगी जब पुलिस ऑफिसर मना कर देते हैं इन्वेस्टिगेशन करने से। और उनको कौन डायरेक्ट करता है? 158 में जो हायर ऑफिसर को रिपोर्ट की गई, हायर ऑफिसर ने जब रिपोर्ट देखा और कहा कि मना कर दो, अभी होल्ड कर दो इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन को जब होल्ड कर दिया तो मजिस्ट्रेट को पावर मिल गई। मजिस्ट्रेट को पावर क्या मिल गई? मजिस्ट्रेट को ये पावर हो गई कि वो ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस किसको कर सकता है? अल्टरनेटिवली बेसिस पे किसको कर सकता है? वो पुलिस ऑफिसर को कर सकता है। कौन से पुलिस ऑफिसर? अदर पुलिस ऑफिसर को कर सकता है। जिसने मना किया उसको नहीं, उसको तो वो मना ही कर दिया। या किसी और पर्सन को कर सकता है कि भाई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जब तक है तब तक आप इन्वेस्टिगेशन कर लो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा इसका मतलब? ठीक है, समझ में आ गया 159? अब 160 की बात करें। 160 में कहा गया क्या? अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन 160। ठीक है, कि पुलिस को यह पावर दिया गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो किसी व्यक्ति को क्या कर सकती है? अपने समक्ष पुलिस स्टेशन में बुला सकती है और उसको एग्जामिन कर सकती है। एग्जामिन का मतलब क्या होता है? पूछताछ करना, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स और कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स। उसको बुला ले और अपने पास बुलाने के बाद समनिंग कर ले उसकी, और उसके समनिंग करने के बाद उसको एग्जामिनेशन कर ले, उससे पूछताछ कर ले। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, अगर वो 15 वर्ष से कम आयु का बालक है, 65 वर्ष से अधिक आयु का बुजुर्ग है, कोई महिला है, कोई फिजिकली एंड मेंटली इनकेपेबल पर्सन है, विकलांग व्यक्ति है, तो उस स्थिति में उसको वो क्या करेगा? पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाएगा। फिर क्या करेगा? उसके चॉइस के किसी स्थान पे कर सकता है या उसके घर पे जाकर के क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन मतलब एग्जामिनेशन कर सकता है। अब पुलिस ऑफिसर ने बुलाया 160 में, ठीक है, और बुलाने के बाद एग्जामिनेशन किया। एग्जामिनेशन करने के बाद वो क्या करेगा? रिकॉर्डिंग्स करेगा। किसकी? उसके स्टेटमेंट्स की। अब रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बाय पुलिस और रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट भी दो प्रकार की हो सकती है। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बाय पुलिस ऑफिसर, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बाय मजिस्ट्रेट। और रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट के साथ कन्फेशन की रिकॉर्डिंग की बात हम यहाँ पे करते हैं। 161 से लेकर के 163 पुलिस के द्वारा जो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशंस होगी उसकी बात करती है। सेक्शन 164 बात करती है मजिस्ट्रेट के सामने, या मजिस्ट्रेट कैसे रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन करेगा, जिसके लिए हमने अल्टरनेट वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो हम इसी भी बात करेंगे पुलिस के द्वारा कैसे होती है। तो पुलिस के द्वारा जब एग्जामिनेशन किया गया और एग्जामिनेशन के द्वारा उसको कुछ तथ्य निकल के सामने आए, तो कहा कि भाई रुको, हम आपकी क्या कर देते हैं, आपके फैक्ट्स को, आपके जो स्टेटमेंट्स हैं या आपने जो कन्फेशन किया उसकी हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं, कोई जरूरी नहीं, वो राइट डाउन करके भी रिकॉर्डिंग कर सकता है। भाई उसने जो बोला ठीक, तो वही उतार लिया, लिख लिया। वीडियो ऑडियोग्राफी के द्वारा भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम पुलिस के द्वारा रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो वहां पर सेक्शन 25 से लेकर के 25 एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है कि पुलिस के समक्ष किया गया स्टेटमेंट या कन्फेशन वैलिड कन्फेशन नहीं होता है या ग्राह्य नहीं होता है, इनएडमिसिबल होता है। वहीं पर 26 एविडेंस एक्ट कहती है कि पुलिस के समक्ष किया गया, पुलिस की कस्टडी में किया गया स्टेटमेंट या कन्फेशन भी वैलिड कन्फेशन नहीं होता है जब तक कि वो मजिस्ट्रेट के सामने ना किया जाए। तो इसका मतलब क्या कि 164 में जो कन्फेशन किया जाएगा उसकी वैलिडिटी बहुत है, वो एडमिसिबल है एविडेंस में, लेकिन यहां पर जो पुलिस के द्वारा किया जाएगा वो इनएडमिसिबल है एविडेंस में। लेकिन फिर भी यहां पर पुलिस क्या कर सकती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना उसका काम है, इसलिए वो क्या कर सकती है, वो रिकॉर्डिंग्स कर सकती है। और ऐसे जब वो रिकॉर्डिंग्स करेगा तो उसके लिए कुछ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट की बात की गई है, जिनके आधार पर, जैसे एविडेंस एक्ट की हमने बात की, सेक्शन 25, 26 और 24 की भी बात यहाँ पर है। 25 में पुलिस से किया गया कन्फेशन या स्टेटमेंट इनएडमिसिबल है। 26 पुलिस कस्टडी में किया गया स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स या कन्फेशन इनएडमिसिबल है। और 24 कहता है कि नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफरेड ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, कि किसी भी प्रकार का प्रपीड़न, वचन या धमकी
तीन शब्द प्रयोग किए गए सेक्शन 24 एविडेंस एक्ट में कि वो उनका पालन, उनका उपयोग नहीं किया जाएगा। तो वही बात यहाँ पर सेक्शन 161 में कहा गया कि पुलिस ऑफिसर में रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशंस वो कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन ऐसा रिकॉर्ड करते समय वो क्या करेगा, दो बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। 162 में वो क्या नहीं करेगा, क्या नहीं, साइन नहीं करवाएगा उसकी, ठीक है। 161 में वो क्या करेगा, रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद उसको रिकॉर्ड करने के बाद पढ़ेगा, किसको पढ़ाए, सुनाएगा, उस एक्यूज्ड पर्सन को, उस अभियुक्त व्यक्ति को या उस स्टेटमेंट मेकर को उस स्टेटमेंट सुनाएगा कि भाई आपने, मैंने ये बातें लिखी हैं। लेकिन ये बातें लिखने के बाद जब हम 164 मजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो वो क्या करेगा, वो तो साइन कराएगा, वो भी साइन करेगा, लेकिन पुलिस ऑफिसर के लिए मना कर दिया गया 162 में आप साइन नहीं करा सकते। और 163 कहती है नो इंडोर्समेंट, कोई आप प्रपीड़न या धमकी या वचन उस प्रकार की बातें भी 163 में आप नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा करने की आप पावर नहीं है। 161 से लेकर 163 पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट या कन्फेशन की रिकॉर्डिंग, 164 में मजिस्ट्रेट के द्वारा कन्फेशन की रिकॉर्डिंग। उसके आगे फर्दर हम बात करें, अब पुलिस ने क्या किया, घटनास्थल पर विजिट कर लिया, घटनास्थल पर विजिट करने के बाद अपने हायर ऑफिसर्स को रिपोर्ट दे दी। हायर ऑफिसर को रिपोर्ट देने के बाद जिन व्यक्तियों से उस स्टेटमेंट को लेना था, जिनका एग्जामिनेशन करना था, उनको अटेंडेंस करने के लिए बुला भी लिया 160 में, सेक्शन 160 में बुला लिया, उनका एग्जामिनेशन कर लिया। 161 में उसके बयान भी रिकॉर्ड कर लिए, और 161 में जो बयान रिकॉर्ड किए हैं पुलिस ने वो 162 और 163 के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड किए हैं। 164 में मजिस्ट्रेट ने बयान रिकॉर्ड कर लिए हैं, मजिस्ट्रेट के बयान की रिकॉर्डिंग जो होगी तो 281 सीआरपीसी की जो प्रोविजंस है वो फॉलो किया जाएगा, उनके प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड किया जाएगा। अब आगे बात, अब पुलिस को जो सेक्शन 265 से लेकर के 266 है, 265 सॉरी 165 और 166 है, वो बात करती है क्या करने की, सर्च करने की, पावर ऑफ सर्च टू पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर को जो सर्च करने की पावर है या सीज करने की जो पावर है, ठीक है, वो 165 से लेकर 166 में बताए गए। ठीक, तो पुलिस ऑफिसर को जो पावर ऑफ सर्च की हम बात करेंगे तो ये पावर भी दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी दो प्रकार की, कौन कौन सी पावर होती है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है कौन कौन सी, बियॉन्ड इन द ज्यूरिसडिक्शन और बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन। वो मजिस्ट्रेट, ठीक है, या वो पुलिस ऑफिसर, वो पुलिस ऑफिसर जिस थाने का ज्यूरिसडिक्शन है, उस पुलिस जिसमें वो पुलिस ऑफिसर है, उस थाने का जहां तक ज्यूरिसडिक्शन है उसके भीतर अगर उसको सर्च करनी है, और उस थाने के सीमाओं से परे यानी किसी दूसरे थाने की सीमाओं में जाकर के उसको सर्च करनी है, इन दोनों की प्रोसीजर की बात, सर्च के प्रोसीजर की बात सेक्शन 165 से लेकर के 166 में की गई। ठीक, 165 कहता है कि जब वो क्या करेगा, थाने के भीतर सर्च करेगा, उसके संदर्भ में प्रोसीजर की बात की गई है। वहीं पर सेक्शन 166 ये बात करती है कि जब वो थाने के बाहर जाएगा, यानी दूसरे थाने के ज्यूरिसडिक्शन में, क्षेत्राधिकार में कन्फेशन सर्च करने जाएगा, तो उस समय प्रक्रिया क्या होगी। तो सेक्शन 165 और 166 में एक बात कंप्लाई करना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को कि ऐसी सर्च करना आवश्यक है, नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये उसको जरूर मेंशन करना पड़ेगा, ये जरूर उसको बताना पड़ेगा कि भाई हाँ, ऐसी सर्च बिना अगर नहीं की गई तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में किसी प्रकार की बाधा आ सकती है। इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पज है, पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, और वो पुलिस ऑफिसर दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है सर्च करने के लिए, पहले तो नेसेसरी होनी चाहिए वो इन्वेस्टिगेशन की, दूसरी रिक्वायरमेंट है कि भाई ऑफेंस ऐसा होना चाहिए जिसमें पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने की पावर होनी चाहिए। अब पता चला मामला दूसरे हल्के का है, इन्वेस्टिगेशन कोई और कर रहा है, सर्च हम करने पहुंच गए, तो ये पर्याप्त नहीं है। पहला नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दूसरा पुलिस ऑफिसर मस्ट हैव टू बी अथॉराइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन दैट पर्टिकुलर मैटर, कि वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, अथॉराइज्ड होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा कि जब वो सर्च करने जाएगा, सर्च करेगा, तो वहां पर वो क्या करेगा, सर्च करने के ग्राउंड्स भी मेंशन करेगा। ठीक है, रीजंस उसको एग्जिस्ट होता है, जो भी उसको डाउट लगता है, संदेह लगता है कि उसमें कोई छुपा हो सकता है उस मकान में या उस घर में, उस जगह में, तो जो भी डाउट उसको लगता है वो रीजंस भी रिकॉर्ड करेगा, और रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद ही वो करेगा। ठीक, और
जब करेगा सर्च करते समय एक महत्वपूर्ण बात ये, एक और रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो वो रिक्वायरमेंट ये है कि अगर वो रीजन्स रिकॉर्ड नहीं करेगा सर्च करने के तो वो सर्च क्या हो जाएगी, वो इलीगल सर्च हो जाएगी। ठीक है, वो अवैध सर्च की कैटेगरी में आ जाएगा अगर वो रीजन्स रिकॉर्ड नहीं करेगा तो। 165 में जब ज्यूरिसडिक्शन में करेगा तो ऑफिसर इंचार्ज को बता के ही करेगा, सामान्य सी बात। ठीक है, और जनरली क्या करेगा, जब सर्च करेगा तो वही रिक्वायरमेंट जो बताया जाता है क्या, आसपास के दो लोगों वाली रिक्वायरमेंट। ठीक है, उनकी उपस्थिति में जो भी चीजें जब्त करेगा, सीज करेगा, उनकी एक मेमोरेंडम बनाएगा, उस पर उन लोगों का साइन कराएगा। ठीक है, और जब बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन को सर्च करने जाएगा दूसरे थाने की सीमाओं में, तो वहां के ऑफिसर इंचार्ज को पहले क्या करेगा, संपर्क करेगा, उनसे कहेगा कि भाई मैं आपके क्षेत्र में, उस गांव में या उस क्षेत्र में सर्च करने जा रहा हूँ, आप उसको इन्फॉर्म करेगा ऑफिसर इंचार्ज को, दूसरे स्टेशन के, पुलिस स्टेशन के, तो वो जैसा भी हो वो अपना उसकी सहायता भी करेगा। ठीक है, अगर उसको ठीक लगता है तो रिक्वायरमेंट है तो वहां पर वो अपने कांस्टेबल वगैरह या अपने पुलिस की कुछ लोगों को भेजेगा तुम्हें सर्च कराने के लिए, कंडक्ट कराने के लिए। लेकिन अगर आवश्यकता इतनी अधिक है कि वहां पर अगर सूचना हम देंगे उसको या दूसरे ऑफिसर इंचार्ज और पुलिस स्टेशन को हम इन्फॉर्म करेंगे तो उसमें डिले हो सकता है, तो उस स्थिति में वो डायरेक्ट जाकर के भी क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है, और जो भी चीजें उसको लगती है वो सीज कर सकता है। वहां पर उसको इंफॉर्मेशन देने की कोई आवश्यकता, पहले इंफॉर्मेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार सर्च उसने कर ली तो बाद में इंफॉर्मेशन वो दे सकता है। ठीक, वहीं पर अगर हम बात करें सेक्शन 166A और 166B की, ये जो इंपॉर्टेंट बात है, इन्वेस्टिगेशन आउटसाइड जुरिसडिक्शन और इंडिया। अभी तक हम सर्च की बात कर रहे थे, किसमें, 165 और 166 में। अब हम बात कर रहे हैं क्या, एक बात और नहीं समझ लेते हैं कि उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड, सॉरी रेप विक्टिम या रेप एक्यूज्ड, रेप विक्टिम। 164 कैपिटल ए जो क्या करता है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम की बात करता है। उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किसी वैलिड जो मतलब जो सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ठीक है, उसके द्वारा कराया जा सकता है, वो भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन करना और उसकी मेडिकल रिपोर्ट, और वो रेप केसेस के लिए यहाँ पर बात की गई है। अदर केसेस में अगर बात की जाए तो हम वहां पे फिर चले जाएंगे, कहाँ पे, अरेस्ट वाले चैप्टर में, वहां पर भी मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की गई है। ठीक है, वहां पे हम मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। इसके बाद 166 कैपिटल ए और 166 कैपिटल बी जो बोफोर्स केस हुआ था, उस बोफोर्स केस के बाद इसको 1990 में जोड़ा गया था सीआरपीसी में, क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई जो स्विस बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया गया है, उस स्विस बैंक अकाउंट में पैसा जो कितना जमा कराया गया इसकी डिटेल्स चाहिए थी पुलिस को। तो 190 में 1990 में 1990 में ये बोफोर्स केस के बाद ये दो प्रोविजंस 166 कैपिटल ए 166 कैपिटल बी जोड़े गए, और जिसमें कहा गया अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है, कहां पे करनी है, आउटसाइड जुरिसडिक्शन करनी है, ठीक है, आउटसाइड द जुरिसडिक्शन करनी है या आउटसाइड इंडिया करनी है, तो आउटसाइड जुरिसडिक्शन करनी है तो 166 ए के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, वहां के मजिस्ट्रेट को बताया जाएगा, नहीं बताया जाएगा, वहां के मजिस्ट्रेट को ही इन्फॉर्म किया जाएगा और मजिस्ट्रेट के हिसाब से कराया जाएगा। और जब यहाँ आउटसाइड इंडिया करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको रिकमेंड करे उसको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाएगा। तो यहाँ पर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजने की बात की जा रही है, अनुरोध पत्र भेजा जाएगा, उस यहाँ पर मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जिसकी जुरिसडिक्शन में सर्च की जानी है, वो अगर इंडिया में है, और लेकिन आउटसाइड द जुरिसडिक्शन की बात हो रही है उस, ठीक है, मजिस्ट्रेट के, और दूसरे में आउटसाइड द इंडिया की बात हो रही है, उसमें भी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट तय करे, जनरली जिस मजिस्ट्रेट का जुरिसडिक्शन होता है, जिस कोर्ट का जुरिसडिक्शन होता है, उसको क्या किया जाता है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किया जाता है कि भाई आपसे कि वहां से मुझे ये डॉक्यूमेंट्स या ऐसे ऐसे लोगों की आवश्यकता है, किस लिए, इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ केस रजिस्टर्ड है, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें ये डॉक्यूमेंट्स या ये चीजों की या इन व्यक्तियों की आवश्यकता है, उसकी आप डिटेल्स हमें दे दीजिए। जैसे हमने एक केस भी बताया था, कौन सा, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस पीडब्ल्यू चड्ढा, पीएन चड्ढा, ठीक है, 1993 का केस था, 1993 का केस था। तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस पीएन चड्ढा के केस में यही कहा गया था कि भाई स्विस बैंक के अकाउंट की जो डिटेल्स मांगी गई थी वो
उसमें कहा गया कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया जा सकता है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात की गई तो आउटसाइड द जुरिसडिक्शन करना है, आउटसाइड जुरिसडिक्शन है उस कोर्ट का, या आउटसाइड इंडिया करना है, दोनों केसेस में 166A और 166B के प्रोविजंस लागू होंगे। अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्हेन द इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है वो 57 सेक्शन 57 सीआरपीसी की कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट को एक्यूज्ड को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है, यानी 24 घंटे के भीतर प्रोसीजर कंप्लीट करना होता है। अगर 24 घंटे के भीतर प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता तो क्या होगा, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने फिर भी लेकर के जाएगा उस एक्यूज्ड, कौन, पुलिस ऑफिसर लेकर के जाएगा और उसके बाद वो मजिस्ट्रेट से कहेगा कि भाई 24 घंटे में मैं इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर सका, या इन्वेस्टिगेशन ऐसी है कि 24 घंटे में पूरी नहीं हो सकती, उसके लिए मुझे और समय की आवश्यकता है। तो मजिस्ट्रेट कहेगा कि भाई कितना समय है, मैं मैक्सिमम आपको कितना समय दे सकता हूं, 60 दिन का नॉर्मल मामलों में, और ग्रीवियस मामलों में 90 दिन का, इससे ज्यादा का समय मैं आपको नहीं दे सकता है। तो कहता ठीक है, मैं इतने में काम चला लूंगा, इतने में कर लूंगा, ठीक है। लेकिन जब मामला रेप का आएगा तो उसमें मैंडेटरी कर दिया गया है कि अब क्या करना, सॉरी रेप की रिपोर्टिंग की बात की गई है 173 में, तो क्या कहेगा कि भाई 60 दिन का दे सकते हैं या 90 दिन का दे सकते हैं। 60 दिन का नॉर्मल मामलों में, 90 दिन का ग्रीवियस मामलों में, जिसमें 10 साल से ऊपर की सजा है, 10 साल मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी गई, और 10 साल से नीचे की सजा है उसमें 7 दिन की। अब पुलिस ऑफिसर कहेगा कि भाई ठीक है, इन्वेस्टिगेशन मैं इतने दिन में कंप्लीट कर लूंगा, इसके कम समय में ही करने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आवश्यकता है एक्यूज्ड के रिमांड की, एक्यूज्ड की कस्टडी की, आप मुझे कस्टडी दे दीजिए एक्यूज्ड की। तो उसमें क्या कहा गया, मजिस्ट्रेट के लिए प्रोविजंस क्या है कि भाई वो कस्टडी तो दे सकता है, पुलिस कस्टडी तो दे सकता है, लेकिन वो पुलिस कस्टडी जो होगी वो 15 दिन से अधिक की नहीं होगी मैक्सिमम, और एक बार में वो मैक्सिमम 7 दिन की होगी, ठीक है, यानी 7 दिन से। तो अब पुलिस कस्टडी जनरली देने को अधिकार डिस्क्रिप्शन होता है, सॉरी डिस्क्रिप्शन होता है किसको, मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको पुलिस कस्टडी दे दे, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि पुलिस की रिक्वायरमेंट है, हाँ उसको कस्टडी में लेकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो सकती है, और अगर कस्टडी में नहीं दिया गया तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में किसी भी प्रकार की बाधा आ सकती है, तो उस स्थिति में वो क्या कर सकता है, उसको कस्टडी दे देगा, तो उसको पुलिस कस्टडी के नाम से जाना जाता है। और जब वो पुलिस कस्टडी नहीं देता है तब वो क्या कर देता है, जुडिशियल कस्टडी जिसको बोलते हैं, जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है। जुडिशियल कस्टडी का मतलब कि अपने नियंत्रण में उसको रखता है, अपने जो है सुपरविजन में उसको रखता है, हालांकि भेजा दे नहीं जाएगा तो वो न्यायिक अभिरक्षा होती है। तो पुलिस अभिरक्षा और न्यायिक अभिरक्षा 2 प्रकार की कस्टडी या 2 प्रकार की रिमांड होती है, पुलिस रिमांड और जुडिशियल रिमांड, ठीक है। तो 167 में इसकी बात की गई है कि जब पूरा नहीं होगा एस्टिमेटेड टाइम में तो इस प्रकार की बात हो सकती है, और जब 60 दिन और 90 दिन के भीतर भी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है तो वहां पर एक्यूज्ड का जो राइट टू बेल है वो एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है, वो सब्सटेंटिव राइट ऑफ बेल है, एग्जिस्ट कर जाता है, यानी वो जैसे ही बेल लेने के लिए तैयार होता है उसको मजिस्ट्रेट के लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जमानत देनी ही पड़ेगी, उसकी केस में वो डिनाई नहीं कर सकता मजिस्ट्रेट, क्योंकि अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल है, वो जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में है, इसलिए उसको देना आवश्यक है। अब अगर हम बात करें आगे की इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेथ, अगर किसी की मृत्यु हो गई है और मृत्यु या किसी की लावारिस लाश मिली है या किसी ने सुसाइड कर लिया है, या बेसिकली अगर हम करें इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेथ, डेथ केस की इन्वेस्टिगेशन करना है तो डेथ केसेस में इन्वेस्टिगेशन के लिए जो प्रोविजंस बताए गए हैं वो सेक्शन 174 से लेकर 176 में बताए गए हैं, और इसको इंक्विस्ट रिपोर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। 174 से लेकर 176 तक के प्रोविजंस एप्लीकेबल होने के लिए ये आवश्यक है कि भाई जो डेथ हुई हो वो या तो सुसाइड हो, या वो सस्पेशन हो, सस्पिशियस हो, जो डेथ हुई है वो संदेहात्मक हो, संशयात्मक हो कि उसको किस कारण से हुई है, और या अननेचुरल डेथ हुई हो। उन परिस्थितियों में बेसिकली डॉली डेथ वगैरह जो होती है या किसी का मर्डर कर दिया गया, उस स्थिति में इस प्रकार की जो रिपोर्ट है या इस प्रकार के जो प्रोविजंस हैं वो 174 से लेकर के 176 तक के प्रोविजंस उसमें एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। जब किसी की मृत्यु, किसी ने आत्महत्या कर ली है, जब किसी की मृत्यु रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई है, जब किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हो गई है, इन 3 आधारों पर क्या कर सकता है 174 से 176 तक के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे, जिसको इंक्विस्ट रिपोर्ट कहते हैं। इंक्विस्ट रिपोर्ट में क्या होता है कि भाई मृत्यु के कारण की समीक्षा, कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण क्या है
इसकी समीक्षा होती है। ठीक है, अब ये कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर करेगा। पुलिस ऑफिसर करेगा किसके निर्देशन में करेगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के निर्देशन में करेगा। पुलिस ऑफिसर घटनास्थल पर पहुंचेगा। घटनास्थल पर पहुंचेगा तो जो भी उसकी बॉडी पर इंजरी है, जिस अवस्था में उसका शरीर है, जहां पर डेथ हुआ है, और आसपास के लोगों के स्टेटमेंट लेगा। इसके बाद 2 या 2 से अधिक लोगों को क्या करेगा? बुलाएगा और उनकी उपस्थिति में क्या करेगा? एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसको मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट या इंक्विस्ट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। उस रिपोर्ट पर उन लोगों के साइन कराएगा, अपने भी साइन करेगा, और उसमें सारी डिटेल्स उस घटना की जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसमें मेंशन करेगा, और फिर उस रिपोर्ट को क्या करेगा? फॉरवर्ड कर देगा किसको? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा, और फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अगर लगता है तो वो स्वयं भी जाकर के उस चीजों को देख सकता है, और अगर उसको लगता है तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह के लिए भी, जैसे पोस्टमार्टम जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी वो बोल देता है, वो कर देता है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया। लेकिन इसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात ये कि अगर वो डॉली डेथ है ऐसा लिख के इंक्विस्ट रिपोर्ट में भेजता है, तो वहां पर प्रोज्यूशन ये फेवर करेगा। प्रोज्यूशन किसके फेवर में हो जाएगी? प्रोज्यूशन उस विक्टिम के फेवर में हो जाएगी कि हाँ वहां पर डॉली डेथ की गई है, और बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट साबित करने का भार किसके ऊपर हो जाएगा? एक्यूज्ड के ऊपर हो जाएगा, डिफेंस के ऊपर हो जाएगा। जनरली साबित करने का भार क्रिमिनल मामलों में प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, अभियोजन पक्ष के ऊपर होता है कि वो साबित करे कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है। लेकिन यहां पर डॉली डेथ के मामलों में साबित करने का भार प्रोज्यूशन ऑफ जो है प्रोज्यूशन होगी वो फेवर में लाइज करेगी किसके? प्रोसिक्यूशन की। प्रोसिक्यूशन को साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर 7 साल के भीतर डेथ हुई है और उसके ससुराल वाले उसको क्या कर रहे थे? टॉर्चर कर रहे थे, किसी भी प्रकार से उसको इंजरी दे रहे थे, उसको टॉर्चर कर रहे थे। ठीक, तो इन दोनों परिस्थितियों में, जैसे ही दोनों परिस्थितियां मृत्यु की समीक्षा रिपोर्ट में आती हैं, वैसे ही क्या हो जाएगा? वहां पर पुलिस ऑफिसर को ये पावर हो जाती है कि उस मामले में तुरंत गिरफ्तार कर ले। क्यों? क्योंकि प्रोज्यूशन ये एग्जिस्ट कर रहा है कि हाँ वहां पर डॉली डेथ हुई है। जब तक कोर्ट में जाकर के उसके परिवार वाले या जो एक्यूज्ड है वो ये साबित ना कर दे कि भाई डॉली डेथ नहीं हुई, तो साबित करने का भार एक्यूज्ड के ऊपर आता है इस मामले में। ठीक है, और अगर वो नहीं साबित कर पाएंगे तो उसमें ये माना जाएगा कि उसमें डॉली डेथ या दहेज मृत्यु 304B सेक्शन 304B इंडियन पेनल कोड हुआ। वहीं पर अगर पुलिस कस्टडी में किसी की रहस्यमय परिस्थितियों में या अननेचुरल या सुसाइड कर लेता है या मृत्यु हो जाती है, तो उसकी स्थिति में क्या होगा? तो उसकी स्थिति में जुडिशियल मजिस्ट्रेट का रोल आ जाएगा। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में उसकी मृत्यु समीक्षा होगी। ठीक है, फिर जो मृत्यु समीक्षा होगी, इंक्विस्ट रिपोर्ट बनेगी, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में मिलेगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको क्या करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको देखेगा ध्यान से। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में उसका कॉज ऑफ डेथ पता किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है पुलिस ने मार दिया हो। खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 का केस, गंगा जब मूवी देखा होगा ना, तेजाब डाल देते हैं आपको। ऐसे अगर किसी को कस्टडी में रहस्यमय परिस्थितियों में पुलिस ने इतना मारा है, मर गया है कोई व्यक्ति, तो उस स्थिति में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो पार्ट है स्टेट का, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का पार्ट है। तो इसलिए वो क्या कर सकता है? वो जब देखेगा उसको, उसके कंट्रोल में इंक्विस्ट रिपोर्ट होगी और उसकी कंट्रोल में सारी चीजें होंगी, तो वो क्या होगी? रियलिटी निकल के सामने आएगी। वहां पर किसी भी प्रकार की डिपार्टमेंटल बायसनेस की बात नहीं रहेगी। तो इसलिए जब पुलिस की कस्टडी में किसी प्रकार की डेथ होती है, सुसाइड होता है या अननेचुरल डेथ होती है, तो उस स्थिति में वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का रोल आएगा। ठीक है, और 174 से लेकर के 175-76 तक की यही बातें सारी की गई है। उन पर्सन को समन करने की बात 175 में की गई है, जिन पर्सन ने साइन किए हैं इंक्विस्ट रिपोर्ट पे, जिनकी उपस्थिति में वो इंक्विस्ट रिपोर्ट तैयार की गई है। ठीक है, जो घटना स्थल से संबंधित थे, तो उनको सम्मन किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है गवाही देने के लिए या विटनेस देने के लिए, पूछताछ करने के लिए, मतलब जो पूछने के लिए। ठीक है, तो वो 174 से लेकर 175 और 76 तक में बात की गई। अब अगर हम बात करें एंट्रीज इन केस डायरी, तो 172 सेक्शन 172 कहते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी उस केस से रिलेटेड, उसकी एक केस डायरी रखी जाएगी थाने पर, पुलिस स्टेशन पर, जैसा कि राज्य सरकार विहित करे, और उस केस डायरी में क्या किया जाएगा? उस केस से रिलेटेड जो भी काम हुए हैं, जो भी घटनाक्रम हुए हैं, जो भी चीजें की गई हैं, उस केस डायरी में क्या की जाएगी? एंट्रीज इन केस डायरी अंडर सेक्शन 172 CRPC, उस केस डायरी में मेंशन किया जाएगा जो भी चीजें हुई है वहां पर। ठीक, इसके बाद कहते हैं कि कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है तो क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो क्या होगा?
इसलिए पहली चीज अगर डेफिशिएंसी ऑफ एविडेंसेस है, पहली चीज ये हो सकती है कि जो इन्वेस्टिगेशन तो हो गई, कंप्लीट कर ली, कंप्लीट करने के बाद ये पता लगा कि उसमें तो सबूत ही नहीं मिला है, उसमें एविडेंसेस साक्ष्य ही नहीं है, साक्ष्यों की कमी है, तो क्या करेगा वो अपना बेल लेकर के वो क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर ही एक्यूज्ड को छोड़ देगा। 169 ठीक है, 169 में डिफिशियंसी ऑफ एविडेंसेस की स्थिति में सेक्शन 169 के तहत पुलिस ऑफिसर बेल लेकर के उसको क्या कर देगा, उस एक्यूज्ड को छोड़ सकता है कि वो नहीं मिले, साक्ष्य ही नहीं मिला। अब छोड़ेगा तो वो ये सुनिश्चित कर लेगा कि जब भी उसको फर्दर न्यायालय के सामने बुलाया जाएगा, कोर्ट के सामने बुलाया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने बुलाया जाएगा, तो वो क्या होगा, वो अपीयर होगा। ये सुनिश्चित करने के बाद वो उसको बेल पर छोड़ देगा, प्रतिभूत सहित या प्रतिभूत रहित, जैसा भी हो, सिक्योरिटीज लेकर के या विदाउट सिक्योरिटी, विद सिक्योरिटी या विदाउट सिक्योरिटी, किसी प्रकार से। दूसरा स्थिति क्या हो सकता है, सफिशिएंट एविडेंस मिले हैं, ठीक है, एविडेंस पर्याप्त एविडेंस मिले हैं, तो पर्याप्त एविडेंस मिले हैं तो उसके संदर्भ में प्रोविजन 170 से लेकर 171 तक में किए गए हैं। 170 में हायर ऑफिसर्स को भेजा जाएगा और फिर हायर ऑफिसर्स के थ्रू वो क्या किया जाएगा, वो कोर्ट में पहुंचा दी जाएगी वो रिपोर्ट, ठीक है। इस रिपोर्ट में जो जब सफिशिएंट एविडेंस मिले हैं 171 से 171 तक में क्या होगा, फिर आईओ ऑफिसर इंचार्ज को देगा, ऑफिसर इंचार्ज फर्दर ऑफिसर्स को देगा, उनकी निगरानी में देखने के बाद वो क्या किया जाएगा, उसको कोर्ट तक पहुंचा दिया जाएगा। अब कोर्ट तक पहुंचा दिया, 173 में पुलिस रिपोर्ट की बात की गई है, सेक्शन 2R जो डेफिनेशन क्लॉज में है वो भी पुलिस रिपोर्ट की बात करती है, वही पुलिस रिपोर्ट है यहाँ पर। तो सेक्शन 2R में जो पुलिस रिपोर्ट की बात की गई, 173 में वो पुलिस रिपोर्ट कहाँ ले जाई गई, मजिस्ट्रेट के पास ले जाई गई। अब मजिस्ट्रेट के पास जब पुलिस रिपोर्ट आती है तो मजिस्ट्रेट भी 3 बातें कर सकता है, ठीक है। अभी तक नहीं मिला तो बेल दे दिया, मिला तो हायर ऑफिसर को भेजी गई, हायर पुलिस ऑफिसर को भेजी गई, हायर पुलिस ऑफिसर ने उसको देखा, मॉनिटर किया और मॉनिटर करने के बाद उसमें जो संशोधन कराने थे, संशोधन कराने के बाद उसको क्या कर दिया, मजिस्ट्रेट को या कोर्ट को भेज दिया। अब मजिस्ट्रेट या कोर्ट के पास 173 में जब वो पुलिस रिपोर्ट आ गई तो क्या होगा, तो मजिस्ट्रेट 3 बातें कर सकता है। पहली चीज कि भाई उस रिपोर्ट को देखेगा, रिपोर्ट के आधार पर क्या करेगा, उसको एक्विट कर देगा कि भाई कोई मामला ही नहीं बन रहा है, उस एविडेंस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कोई मामला ही नहीं बन रहा है, उसको एक्विट कर देगा। दूसरा वो क्या करेगा कि उस जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट की गई है, उस पुलिस रिपोर्ट के बाद पर्याप्त एविडेंसेस हैं और मामले को आगे इंक्वायरी के लिए किया जा सकता है, तो इंक्वायरी के लिए इश्यू ऑफ प्रोसेस कर देगा। 204 में जो ये बात की थी, सम्मत जारी करेगा इंक्वायरी के लिए, ठीक। तो इश्यू ऑफ प्रोसेस कर देगा 204 में, ठीक है। पहला एक्विटल कर दिया, डिसमिस कर दिया केस को, एक्विटल कर दिया, उसको छोड़ दिया, या सॉरी एक्विटल डिस्चार्ज कर दिया, एक्विटल तो ट्रायल के बाद होगा, डिस्चार्ज कर देगा उसको कि भाई आपके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर छोड़ दिया, डिस्चार्ज कर दिया। दूसरा फिर क्या किया कि फर्दर प्रोसेस के लिए इश्यू ऑफ प्रोसेस को बढ़ा दिया आगे। और तीसरा वो कहेगा कि एविडेंसेस तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है, तो क्या करेगा 173(8) सबसेक्शन 8 क्या कहेगा कि जाओ फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके लाओ, दोबारा इन्वेस्टिगेशन करके लाओ, क्योंकि इतने में काम नहीं चलने वाला, इतने में मैं इंक्वायरी के लिए नहीं जा सकता, या इनकी इसके लिए मैं आगे फर्दर प्रोसेस को नहीं बढ़ा सकता। तो 3 कारण, 3 आधार है वहां पर 173 में, किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास, कि वो आइदर डिस्चार्ज द एक्यूज्ड और इश्यू द प्रोसेस और डायरेक्ट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बोल सकता है। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जब वो बोल देगा तो इश्यू ऑफ प्रोसेस से आगे वाली बात, वो इश्यू ऑफ प्रोसेस से आगे वाली जो बात है वो हमारी कहां से आएगी, 204 से आगे वाले सेक्शंस में आएगी, ठीक है। तो उसको हम आगे वाले सेक्शन में करेंगे, ओके। सेक्शन 154 से लेकर के 176 तक में जो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन एंड इंफॉर्मेशन का प्रोसीजर है, इसमें 4 प्रकार की रिपोर्टें आती हैं। अक्सर इन 4 प्रकार की रिपोर्टों को लेकर के अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, तो उनको भी ठीक प्रकार से हम समझ लेते हैं कि ये जो 4 प्रकार की रिपोर्टों की बात की गई है वो 158 सेक्शन 158 में एक रिपोर्ट की बात आई है, दूसरी 168 में एक रिपोर्ट की बात आई है, और तीसरी 173 में रिपोर्ट की बात आई है, और चौथी 174 में रिपोर्ट की बात आई है। पहली जो 158 की रिपोर्ट होगी वो किसके द्वारा की जाएगी, बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स टू हायर पुलिस ऑफिसर की
ठीक है। सबऑर्डिनेट पुलिस अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के द्वारा उच्च पुलिस अधिकारियों की जाएगी और किसके संदर्भ में की जाएगी, इंफॉर्मेशन दी जाएगी किसकी, ऑफेंस होने की, ऑफेंस की रिपोर्टिंग की सूचना दी जाएगी, ऑफेंस की इंफॉर्मेशन की दी जाएगी। दूसरा सेक्शन 168 में सेम सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर ही देंगे, किसको देंगे, हायर पुलिस ऑफिसर को देंगे, किसके संदर्भ में देंगे, इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में देंगे। क्या इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में, क्या इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में देंगे, इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में ये देंगे कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में देंगे कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है। 173 में जो पुलिस रिपोर्ट की बात की गई है, जो रिपोर्ट की बात की गई वो पुलिस रिपोर्ट है, और ये पुलिस रिपोर्ट क्या कौन देगा, पुलिस देगी, मजिस्ट्रेट को सौंपेगी, ये पुलिस देगी, मजिस्ट्रेट को सौंपेगी, किसके बारे में कि कंप्लीट हो गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई। 168 में सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर हायर पुलिस ऑफिसर को बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, और 173 में पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और 174 में जो पुलिस है, ठीक है, जो पुलिस है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन्फॉर्म कर रही है किसके बारे में, इंक्विस्ट रिपोर्ट के बारे में, जिसको मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट कहते हैं। वो रिपोर्ट दे रही है कि मृत्यु के कारणों को स्पष्ट करती हुई रिपोर्ट कौन दे रहा है, पुलिस ऑफिसर दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, मजिस्ट्रेट को दे रहे हैं। कौन से मजिस्ट्रेट को दे रहे हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे रहे हैं। तो ये 4 प्रकार की रिपोर्ट है, 2 पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तीसरी पुलिस ऑफिसर से मजिस्ट्रेट को, और चौथी भी पुलिस ऑफिसर से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। 173 जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देगी पुलिस, और 174 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट देगी, ठीक है।